नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आयरन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। कुनूर के करीब गिरकर तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर में सवार दो मजीद फौजी अहलकारों और हिंदुस्तानी फिजाइया के 4 अहलकारों की लाशों की शिनाख्त कर ली गई है। वाज़ेह है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया मधुलिका रावत भी इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे। हुकाम ने बताया कि उनकी लाश को आखिरी रसूमात के लिए उनके अहले खाना के हवाले कर दिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत, उनकी अहलिया मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लीडर और 10 मजीद अफराद चारशंबे को तमिलनाडु के किन्नौर के करीब हेलीकॉप्टर के हादसे में हलाक हो गए थे। इस हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वाहिद जिंदा बच गए हैं, जो इस वक्त बेंगलुरु के कमांड हॉस्पिटल में जेर इलाज है। जनरल रावत, उनकी अहलिया और ब्रिगेडियर लडर की आखिरी रसूमात जुमे को अदा की गई थी। दीगर मुतासरीन में लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर ऑफिसर्स राणा प्रताप दास और अराकल प्रदीप, हवलदार सतपाल राय, नायक गुणसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार और लांस नायक BS नायक तेजा शामिल थे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जनरल बिपिन रावत एक गैर मामूली जनरल थे और उनकी मौत से एक ऐसा खला पैदा हो गया है जिसे पुर नहीं किया जा सकता। सदर जमहूरिया ने यह बात हफ्ते को देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड का जायजा लेने के मौके पर कही। कोविंद ने कहा कि जनरल रावत ने भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग हासिल की थी और उन्हें उनके गैर मामूली महारत के लिए सोर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया था। अगर ये अंदोनाक सानेहा ना होता तो वो आज हमारे साथ खुशी और फख्र से पासिंग आउट परेड देख रहे होते। सदर ने कहा कि जनरल रावत ने इस एकेडमी का फख्र बढ़ाया। उनसे पहले फील्ड मार्शल KM करियप्पा, फील्ड मार्शल सैम मानिकशा और बहुत से दूसरे गैर मामूली जंगजुओं और हिकमत अमली साजों ने यहाँ नौजवान कैडेट्स और मुमकिना हीरोज के तौर पर अपना सर्विस का सफर शुरू किया। उनमें से कुछ ने हमारे मुल्क की हिफाजत और इज्जत के लिए अपनी जानें भी कुर्बान की। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि जेंटलमैन कैडेट्स आने वाले वक्तों में इस एकेडमी की शानदार मीरास को आगे बढ़ाएंगे। The authority to lead men into battle. At the same time, you will also be expected to uphold the admiration and trust that your uniform evokes amongst fellow countrymen. You must always remain mindful that your actions will influence the outcome of military operations. Your decisions will have an impact on the lives of men under your command, and your dedication to services will have a multifaceted impact on our country. The challenges that our great nation faces today are defined by a complex security environment at the regional and global level. You must therefore keep in mind that physical and mental toughness alone will not equip you to tackle modern day threats to the country. As military leaders, you will have to develop a strategic mindset, cultivate an adaptive temperament, and acquire the mental resilience essential to hone the skills required for military leadership. You must be prepared to deal with the unexpected challenges that the profession of arms shall present before you at various junctures of your service. I once again congratulate you on the successful completion of your training at the IMA and wish you a very bright future marked by success and glory. Your service and dedication as soldiers and leaders of men shall add to the strength of a peaceful, independent, and democratic India. On this occasion, let us recall the iconic status acquired by one of the many illustrious alumni of the Academy, General Bipin Rawat, who by dint of his hard work emerged as the role model of solidarity conduct for the future generation. Our flag shall always fly high because brave men like you will preserve and protect its honor. I once again congratulate you on the successful completion of your training at the IMA and wish you a very bright future marked by success and glory.
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज कहा कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौत पर हर सच्चे हिंदुस्तानी के लिए बड़ा नुकसान है। जनरल बिपिन रावत जितने जांबाज थे उतने ही जफाकुश भी थे और मुल्क की आर्मी को खुद कफील बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे थे, जिसे पूरे मुल्क ने उसे देखा है। रियासत के जिले बलरामपुर में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने हफ्ते को कहा कि मुल्क सीडीएस की मौत से सख्त तकलीफ से गुजर रहा है, लेकिन हम अपनी तरक्की को ना रोकेंगे और ना रुकेंगे। मुल्क के दिफा को खुद कफील बनाने और मुल्क के तीनों अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का काम जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बिपिन रावत जहां कहीं भी होंगे वो देखेंगे कि उनका हिंदुस्तान नई उमंगों और इनकलाबात के साथ आगे बढ़ा है। सरहदों पर मुल्क की सिक्योरिटी में इजाफे की कार्रवाई को मजीद तेज किया जाएगा। मोदी ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो मौत व ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका खुसूसी तस्करा करते हुए कहा कि उनकी सेहत की आरजू का इजहार किया। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की जिंदगी के लिए डॉक्टर सख्त जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं यूपी के जिले देवरिया के बेटे के लिए माँ पितेश्वरी से दुआ करता हूं कि वो उनको जिंदगी दे। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क वरुण सिंह और दीगर हीरो जिन्हें हमने खोया है उनके कुंबे के साथ खड़ा है। साथियों, राष्ट्र निर्माताओं और राष्ट्र रक्षकों की इस धरती से मैं आज देश के उन सभी वीर योद्धाओं को भी श्रद्धांजलि दे रहा हूं जिनका 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी जितने जांबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी रहा है। एक सैनिक सिर्फ उसी समय तक सैनिक नहीं रहता जितने दिन वो सेना में रहता है। उसका पूरा जीवन एक योद्धा की तरह होता है। अनुशासन, देश की आन बान शान के लिए वो हर पल समर्पित होता है। गीता में कहा गया है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ना शस्त्र उसे छिन्न भिन्न कर सकते हैं, ना अग्नि उसे जला सकती है। जनरल बिपिन रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के साथ वे जहां होंगे वहां से भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। देश की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने का काम, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान, तीनों सेनाओं में तालमेल सुदृढ़ करने का अभियान, ऐसे अनेक काम तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। भारत दुख में है, लेकिन दर्द सहते हुए भी हम ना अपनी गति रोकते हैं और ना ही हमारी प्रगति। भारत रुकेगा नहीं, भारत थमेगा नहीं। हम भारतीय मिलकर और मेहनत
दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हरियाणा पंजाब के किसान हफ्ते की सुबह से अपने घरों की तरफ रवाना हुए। सड़कों पर ऐसा नजारा था मानो सिंघू और टिकरी में मेले लगे थे, जिनकी भीड़ घर लौटने के लिए सड़कों पर उतर आई हो। हरियाणा के 3 अहम नेशनल हाईवेज पर दूर दूर तक किसानों के ही काफिले थे। दिल्ली अमृतसर, दिल्ली संगरूर और दिल्ली हिसार 4 लेन हाईवे पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज गूंज रही थी या ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर बजते डीजे की धूम थी। तीनों हाईवेज पर किसानों के लगभग 10-10 किलोमीटर लंबे काफिलों में 5000 से ज्यादा कारें, 3000 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां, 3000 से ज्यादा टेम्पो और 50 से ज्यादा डीजे शामिल रहे। इसके अलावा किसानों के टेंटों से लदे दर्जनों ट्रक और कैंटर भी काफिलों का हिस्सा रहे। मरकजी हुकूमत के 3 ज़राई कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डरों पर डेरा डालने वाले पंजाब और हरियाणा के किसान हफ्ते के रोज 380 दिन बाद मोर्चा फतेह करके घरों के लिए रवाना हुए। इसकी खुशी उनके चेहरों पर साफ नजर आई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो भी क्या स्वाद गया। पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि रियासती हुकूमत हफ्ते के रोज से दिल्ली की सरहद से लौटने पर किसानों का इस्तकबाल करेगी, जहां उन्होंने तीनों ज़राई क़वानीन के खिलाफ साल भर एहतजाजी मुजाहरा किया। वजीर आला ने किसानों, ज़राई मजदूरों और उनके कायदीन को मुबारकबाद पेश करते हुए लोगों की जीत है और समाज के मुख्तलिफ तबकों का इत्तेहाद है, जिसने मरकज को सख्त सियाह क़वानीन को वापस लेने के लिए मजबूर किया। चन्नी ने कहा कि तकरीबन 1 साल तक किसानों के मुतालबात पर ध्यान नहीं देने के बावजूद बीजेपी कायदीन अब किसानों की जीत को अपने फायदे में इस्तेमाल करना चाहते हैं और पंजाब के आइंदा असेंबली इंतखाबात में उसे इलेक्शन कार्ड की शक्ल में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि किसान और अवाम मरकज की नरेंद्र मोदी और उसके कायदीन के जरिए सब्र का इम्तिहान लिए जाने को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए आसान जीत नहीं थी, क्योंकि उन्हें मरकज के तकब्बुर की भारी कीमत अदा करनी पड़ी। इस किसान तहरीक के दौरान 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। चन्नी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने 350 महलूक किसानों के कुंबे के लोगों को मुलाजमत और माली इमदाद भी दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विसेज और आर पार तिजारत को बहाल करने का मुतालबा किया। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि आंजानी अटल बिहारी वाजपेयी गलत थे, जिन्होंने श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस शुरू की थी। उनका मजीद कहना था कि आर्टिकल 370 की बहाली की खातिर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पुरअमन जदोजहद जारी रखेगी। इन बातों का इजहार उमर अब्दुल्ला ने जिले बारामूला में कारकुनों की एक रोज़ा कन्वेंशन से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि आज आर्टिकल 370 खत्म हुए 2 साल 4 माह हो गए, क्या बंदूक खामोश हुई? अगर बंदूक खामोश हुई होती तो कल बंडीपुरा में पुलिस के 2 जवानों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। अगर बंदूक खामोश हुई है तो आज उन पुलिस एहलकारों के घर में मातम क्यों मनाया जा रहा है? तशरीफ 2019 जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हुए, एक ये और एक लद्दाख।
मुझे बताइए ना, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल और उनके बच्चों के मुस्तकबिल में फर्क क्यों देखा जाता है? वहां पे जमीन के कानून, वहां पे नौकरी लगने के, वहां पे स्कॉलरशिप लेने का कानून बिल्कुल वही कानून जो 370 के तहत था। तो फिर हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि हम, अगर वो कानून उनके लिए हो सकता है तो हमारे लिए क्यों नहीं? आखिरकार हमारी क्या खता है? हमने क्या गलती, हमने क्या किया कि हमारे साथ ये सलूक हो रहा है? काश हमारी बातों का कहीं कोई जवाब देने के लिए तैयार होता। शुमाली कश्मीर के बंदीपुरा में 10 दिसंबर को दहशतगर्द हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में कुछ लोग भाग रहे हैं और फेरन पहने हुए एक मुश्तबा शख्स भागता हुआ दिख रहा है। यह शख्स एक पाकिस्तानी दहशतगर्द है जिसने हमले को अंजाम दिया। कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने मीडिया से बातचीत में इस सीसीटीवी फुटेज की तस्दीक की है। आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि बंडीपुरा में हुए दहशतगर्द हमले में पाकिस्तानी दहशतगर्दों का हाथ है। पुलिस के मुताबिक एक पाकिस्तानी दहशतगर्द ने एसएचओ के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पर फायर किया। वो पीएसओ की राइफल छीनना चाहता था, लेकिन जवान के जवाबी कार्रवाई की वजह से ऐसा नहीं कर सका। हमलावर दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से जुड़ा था। वहीं 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने हमले में उसकी मदद की थी। दोनों वर्कर्स की तलाश जारी है। कांग्रेस लीडरशिप पर तीखे कमेंट करने वाले प्रशांत किशोर के पास 2024 में बीजेपी को हराने का फॉर्मूला है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की रिकवरी के लिए कुछ जरूरी बदलाव भी बताए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि पूरे ऑपोजिशन का मतलब कांग्रेस नहीं है, इसमें दूसरी पार्टियां भी हैं। ऐसे में सभी को मिलकर तय करना चाहिए कि लीडर कौन होना चाहिए। आईपैक के नाम से पॉलिटिकल कंसल्टेंसी चलाने वाले प्रशांत किशोर ने ये बातें एक मीडिया चैनल के साथ इंटरव्यू में कही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मौजूदा बीजेपी के खिलाफ सिर्फ बहुत सारी पार्टियों का एक साथ आ जाना ही काफी नहीं है। असम में महागठबंधन बना और उसे हार मिली। 2017 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और दीगर पार्टियों के साथ आई, लेकिन हार गई। अगर पास्ट को देखना होगा कि उससे सीखना होगा, और ये वो फॉर्मूला नहीं है जिससे बीजेपी हार जाएगी। इसके लिए सबको एक करने वाला चेहरा चाहिए, एक फिक्र होनी चाहिए। इसके बाद नंबर आता है आंकड़ों का और फिर मशीनरी का। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी बीजेपी को अकेले चैलेंज नहीं कर सकती जब तक कि वो उस जगह को नहीं हासिल कर लेती जो आज कांग्रेस की है। अगर आपके पास सही मुद्दे हैं और उनके इर्द गिर्द आप एक आइडियोलॉजी और नजरिया खड़ा कर सकते हैं तो लीडरशिप करने वाला वो चेहरा भी नजर आ जाएगा। 2 साल का वक्त कम नहीं होता। 7 से 10 साल की स्कीम आपके पास होनी चाहिए। साथ रहना होगा, लड़ना होगा और उन 4 चीजों को यानी चेहरा, आइडियोलॉजी, आंकड़ा और मिशनरी पर लगातार काम करना होगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ और फिजाई यानी मुल्क में ही डिजाइन और तैयार करदा टैंक शिकन मिसाइल का हफ्ते को पोखरान में कामयाब तजुर्बा किया। इस मिसाइल का तजुर्बा फिजाइया की हेलीकॉप्टर से किया गया। तजुर्बे के दौरान मिसाइल ने मिशन के सभी अहदाफ को कामयाबी के साथ हासिल किया। इस दौरान सभी निजामों ने इत्मीनान बख्श तरीके से काम किया और मिशन को अंजाम दिया। ये मिसाइल जदीद तरीन सेक्टर से लैस है जो महफूज फासले से हदफ को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल 10 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। इस मिसाइल के कामयाब तजुर्बे से फिजाइया की मार करने की ताकत में काफ़ी हद तक इजाफा होगा और इसे दिफाई शोबे में खुद इंसारी की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद दी। सुप्रीम कोर्ट ने वकालत कर रहे मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड 7 साबिक जजों या रिटायर्ड चीफ जस्टिस और एडवोकेट्स 18 एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड को सीनियर वकील का दर्जा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार सेक्रेटरी सीनियर वकील का इंतखाब करने वाली कमेटी देवेंद्र पाल वालिया के जरिए
एक नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ जस्टिस एन वी रमना और वहां के दीगर जजों के फुल कोर्ट की 8 दिसंबर 2021 को हुई मीटिंग में 25 सीनियर वकील नामजद करने का फैसला किया गया। सीनियर वकील नामजद होने वाली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या चीफ जस्टिस में जस्टिस डॉक्टर JN भट्ट है, जो कि गुजरात पटना हाई कोर्ट में काम कर चुके हैं, जस्टिस सुरेंद्र कुमार, जस्टिस SK गुंगलिया, जस्टिस विनोद प्रसाद, जस्टिस L नरसिम्हा रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश और पटना हाई कोर्ट में काम कर चुके हैं, और जस्टिस नौशाद अली जो कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में काम कर चुके हैं, वो शामिल हैं। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना वायरस के 5,90,000 नए मामले दर्ज हुए। इसी दौरान 7,868 अफराद की मौत हो गई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना के मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 26,96,15,826 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 53,55,387 हो गई। आपको बता दें कि दुनिया भर में अब भी 2,17,48,328 अफराद का कोरोना का इलाज चल रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के 7,992 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इसके साथ ही मुतासर अफराद की तादाद 3,46,00,000 के पार हो गई। दरियासना जुमे को 76,36,569 कोविड के टीके लगाए गए और इसके साथ ही टीकाकारी की तादाद 1,31,99,92,482 हो गई। मरकजी वजारत बराए सेहत की तरफ से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9,265 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसके साथ अब तक 3,41,14,321 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। इसी अरसे के दौरान एक्टिव केसेस में 1,666 का इजाफा हुआ, जिसके बाद एक्टिव केसेस की मजमूई तादाद 93,277 तक पहुंच गई। काबिल जिक्र है कि 1 दिसंबर से एक्टिव केसेस की तादाद 1 लाख से कम रही। इसी अरसे में 393 मरीज जिंदगी की जंग हार गए और अब तक इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 4,75,128 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मुतासिर 1 साल की बच्ची हफ्ते के रोज ठीक होकर घर चली गई। इसकी 3 साल की बहन एसिम्प्टोमेटिक है, यानी उसमें अलामात तो नहीं है लेकिन वो मुतासिर है। ये दोनों बच्चियां उसी खानदान से हैं जहां 6 लोग ओमिक्रॉन से मुतासिर पाए गए थे। 3 साल की बच्ची के बारे में पता चला कि वो नाइजीरिया से आई ओमिक्रॉन मुतासिर खातून के राब्ते में आई थी। फिलहाल बच्ची की हालत नॉर्मल है। बच्ची को उसकी माँ और खानदान के कुछ और दीगर मुतासिरीन के साथ पिंपरी चिंचवाड़ की जीजा माता हॉस्पिटल के स्पेशल कोविड वार्ड में रखा गया। इससे पहले इसी खानदान के 6 लोग ओमिक्रॉन से मुतासिर पाए गए थे, जिसमें खातून का भाई और उसकी 2 बेटियां शामिल थी। उस खातून के राब्ते में आने वाले 22 कोरोना मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई थी। इसकी रिपोर्ट जुमे की शाम सामने आ गई। दिल्ली में हफ्ते के रोज ओमिक्रॉन का एक नया केस मिला। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट से मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 33 हो गई। इधर महाराष्ट्र में जुमे के रोज 7 नए लोगों में ओमिक्रॉन इन्फेक्शन मिला। इनमें 3 मुंबई से हैं, वहीं पुणे से जुड़े पिंपरी चिंचवाड़ जिले में 4 नए ओमिक्रॉन मुतासरीन मिले हैं। मुल्क में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन इन्फेक्टेड मरीज अब महाराष्ट्र में है। अब रियासत में ओमिक्रॉन मुतासरीन की तादाद बढ़कर 17 हो गई। अभी भी 30 से ज्यादा मुश्तबा मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आना बाकी है। मरकजी वजारत सेहत ने उन रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के नाम नोटिस जारी किया जहां पिछले 2 हफ्तों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट ज्यादा रिपोर्ट किया गया। इस नोटिस में लिखा गया है कि कोरोना के मामलों में आइडेंटिफाई किए गए इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाए, साथ ही ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगे और शादी, आखिरी रसूमात जैसे तकारीब में कम लोगों को आने की इजाजत दी जाए। अमेरिकी रियासत कैंटी में खौफनाक टॉर्नेडोज ने घरों को मलबे का ढेर बना दिया। इन टॉर्नेडोज की जद में आकर 50 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी रियासत कैंटी में टॉर्नेडो से हलाकतों की तादाद 50 हो गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमेरिका की कई रियासतों में शदीद बारिशों और तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 50 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। कई घर हवा के बगुलों से मलबे का ढेर बन गए और मौसलात का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।
it is. Alright, hopefully there's nobody on the highway right here. We're about to see the damaged path. Watch me down lines. Oh, I can hear it. Here now. Wow. हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में चैलेंजिंग इंसानी सूरत हाल के पेश नज़र तिब्बी सामान की एक खेप हफ्ते को काबुल के एयर तैयारे से भेजी है। तिब्बी सामान की खेप कैम एयर के खुसूसी तैयारे के जरिए भेजी गई है, जिससे जुमे को 10 हिंदुस्तानी और 94 अफगानी मुसाफिर नई दिल्ली आए थे। एक सरकारी बयान में बताया गया है कि यह अद्वियात काबुल में आलमी इदारे सेहत यानी WHO के नुमाइंदों को सौंपी जाएगी और इस शहर के इंदिरा गांधी चिल्ड्रन अस्पताल में तकसीम की जाएंगी। हिंदुस्तानी हुकूमत की मदद से जुमे को 10 हिंदुस्तानी और अफगान अक़लियती बरादरी के अरकान समेत 94 अफगान बाशिंदों को कॉम एयर के खुसूसी तैयारी के जरिए नई दिल्ली लाया गया था। अक़लियती बरादरी के अरकान अपने साथ गुरु ग्रंथ साहब के 2 नुस्खे और कुछ कदीम हिंदू नुस्खे लेकर आए थे। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अब तक जुमला 669 अफराद को अफगानिस्तान से निकाला गया। उनमें 448 हिंदुस्तानियों और अफगान हिंदू सिख अक़लियती बरादरी के अरकान समेत 206 अफगानिस्तानी शामिल हैं। इसराइल ने गाजा की पट्टी के गिर्द स्मार्ट बैरियर की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया। फलस्तीनी ग्रुपों के जेर इंतजाम सुरंगों के खतरे से निपटने और इसराइली अराजी में दरअंदाजी रोकने के सिलसिले में इसराइली वजारत दिफा का यह सबसे बड़ा मंसूबा है। गाजा की पट्टी की सरहद पर यह आहनी दीवार 4.5 बरस में मुकम्मल हुई है। मज़कूरा दीवार 65 किलोमीटर तवील है और ये इसराइली सरहद के मुतवाज़ी 3 जोग्राफियाई सिमतों से गाजा की पट्टी का अहाता करती है। दीवार की तामीर पर $1 अरब की लागत आई है। इसराइली फौज के तर्जुमान अफीकाई इदराई के मुताबिक ये स्मार्ट बैरियर एक ऐसी दीवार है जो ज़मीन के ऊपर और ज़ेर ज़मीन भी है। ये दीवार जदीद तरीन हिफाजती आलात और रेडार वो सेंसर से लेस है, अलावा अजीम बहरी रुकावट भी है। इसका मकसद गाजा की पट्टी को जुनूबी इसराइल से अलहदा रखना है। इसराइली वजारत दिफा के मुताबिक ज़ेर ज़मीन दीवार का पहला हिस्सा ज़ेर ज़मीन है। इसकी गहराई 30 मीटर है। इस हिस्से में 12 लाख मुकअब मीटर कंक्रीट और 1.4 लाख टन फौलाद भरा गया। इसमें नस्ब सेंसर 200 मीटर से ज़्यादा गहराई तक किसी भी खुदाई का इंकशाफ कर सकता है। अलावा अजीम इसमें लगा रेडार दीवार से 40 किलोमीटर तक के फासले पर किसी भी नकलो हरकत या आवाज़ का पता लगा सकता है। दीवार का दूसरा हिस्सा ज़मीन से ऊपर का है जो जुस्ती फौलाद से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 6 मीटर के करीब है। दीवार के ऊपरी हिस्से पर स्टील की वायर नस्ब है जो शॉर्ट सर्किट पर मुश्तमिल है। इसको वॉर रूम्स, रेडारों, निगरानी के कैमरों और दिन रात में रोयत के साजो सामान से लैस किया गया है। दीवार का तीसरा हिस्सा समंदर में है। इसमें ऐसे वसाइल शामिल है जिनसे समंदर के अंदर किसी भी सरहदी खिलाफवर्जी का पता चलाया जा सकता है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।